नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच पे जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा पर बनी फिल्म 695 जो कि कल रिलीज होने जा रही है, और ये फिल्म काफी चर्चा में है क्योंकि इसमें राम जन्मभूमि के संघर्षों की तारीखें जुड़ी है, और इस फिल्म में अपनी आस्था के प्रति समर्पण और 490 साल के संघर्ष को दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, और 695 में न्यायाधीश की भूमिका निभाने वाले जाने-माने अभिनेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम इतिहास में लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में अपने दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाने वाले दिग्गज अभिनेता आदरणीय श्री गजेंद्र चौहान जी की, जिन्होंने महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम आरडीडी शो के तमाम दर्शकों को। प्रोग्राम है कोशिश से कामयाबी तक, तमाम आप दर्शकों को मेरा प्रणाम और शुभेच्छा। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट्स आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में हर तरह के मौके आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आए। लेकिन कहते हैं ना कि आप में साहस होना चाहिए उस सिचुएशन को सामना करने का। और जब आप सिचुएशन को हेड ऑन लेते हैं, दाएं बाएं ना जाके स्ट्रेट जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणाम निकलता है, जिसकी वजह से फिर आपको अगले स्टेप पे जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मौके मेरी ज़िंदगी में आए, और मैं उन सब से लड़ के, मैं अगर कहूँ कि ये मेरी जर्नी है जो फुल ऑफ स्ट्रगल रही है, और परमात्मा ने मेरी सुनी और मुझे स्टेप स्टेप पे कामयाबी देते रहे, तो आपके सामने हूँ। बिल्कुल सर, और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। जिस तरह से आपने इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई, एक अलग छाप छोड़ी है, और इंडस्ट्री में आपका एक अहम योगदान रहा है। कहीं न कहीं सर वो आपकी मेहनत और आपका जुनून था। लेकिन सर उसके बारे में भी आपकी जो अभिनय की यात्रा है उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले जो कल आपकी फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है 695, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। क्योंकि हर रंग का एक अलग इतिहास है। जी, जी। एक ऐसी फ़िल्म है जो राम मंदिर का जो स्ट्रगल, जो संघर्ष हुआ है उसको यहाँ तक पहुँचने में, और 22 जनवरी तक पहुँचने में, उस संघर्ष की कहानी है। योगेश भारद्वाज जी जो है मेरे बहुत पुराने मित्रों में से है। करीब करीब हम दोनों एक समय ही मुंबई आए और साथ में स्ट्रगल किया, साथ में साथ निभाया। और जैसे ही वो ये फिल्म कर रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ौरन याद किया। उन्होंने कहा, छोटा रोल है लेकिन बहुत अहम रोल है। ये वो रोल है जो रंजन गोगोई जिन्होंने फैसला दिया था, उसका ये रोल है, और ये फैसला जो है इस न्यायाधीश ने दिया था, और मैंने वो रोल निभाने की कोशिश की है।
देखिए जी। दर्शक कैसे पसंद करते हैं। लेकिन 695 आने वाले समय में श्री राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई एक ऐसी फिल्म होगी जो यादगार कहलाएगी, जिसके एक एक पन्ने को आप पलट के देखेंगे, एक एक सीन को पलट के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो संघर्ष जो है जीवित हो गया है वापस। तो मुझे जी, लगता जी। है कि ये फिल्म चलनी चाहिए, और ऐसे समय पे है जहाँ रामलला जी अपने घर वापस लौट रहे हैं, तो मुझे लगता है दर्शकों तक ये पहुंचेगी और दर्शक इसे पसंद करेंगे। और योगेश जी की सबसे खूबसूरत बात है कि उन्होंने किरदारों को पिरोया है, कोई हीरो हीरोइन की जी। कहानी न लेके किरदारों को पिरोया है। और जितने भी कलाकार उन्होंने लिए हैं, सबके सब अपने एक मुकाम रखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। सारे के जी। सारे दिग्गज अभिनेता हैं, और हर किसी ने जान डालने की कोशिश की अपने पात्र में। तो मुझे पूरी जी। उम्मीद है योगेश जी ने कोशिश की है तो कामयाबी तक जरूर पहुंचेंगे। जी, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है क्योंकि बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है सर और इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने। जी। और हम भी एक्साइटेड है सर क्योंकि कल फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। जी, क्या और था? हमारे साथ जी, जी, हम भी बहुत ही एक्साइटेड है सर उस फ़िल्म को देखने के लिए क्योंकि देखिए, इस तरह की फिल्में ना कभी कभी आती हैं जी, जो सच्चाई पे आधारित होती है, सच्ची कहानी पे आधारित होती है, और ऐसी बिल्कुल फिल्म सर। से आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। ये जनरेशन जी, तो रिलेट कर पाएगी, आने वाली जनरेशन भी जो है वो अपने आप को इस कहानी से रिलेट कर पाएंगी कि किस तरह का संघर्ष रहा 500 वर्षों का, और किस तरह जी, से कहाँ कहाँ से निकल के किन किन अड़चनों को पार करके जो है आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और राम के बारे में क्या कहें, वो तो सारे देश के आराध्य हैं, सारी दुनिया के आराध्य हैं। तो जी, उनको अगर उनका घर दिया जा रहा है, घर देने वाला इंसान कौन होता है? प्रभु श्री राम अपने घर लौट रहे हैं। जी, तो जी, ये संघर्ष जो है फिल्म के माध्यम से उन्होंने दिखाया है, और बेहतरीन फिल्म बनी है, और मुझे लगता है कि जी। डेफिनेटली कुछ रिकॉर्ड जरूर कायम करेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफ़िनिटली सर और सर आपने भी बहुत ही अच्छा किरदार प्ले किया है उसमें, एक जज का। जी जी। योगेश जी ने जब मुझे रोल ऑफर किया तो मुझे लगा छोटा रोल है, लेकिन उन्होंने इसकी अहमियत बताई कि ये टर्निंग पॉइंट है कहानी का। ये मुझे याद आ गया मेरे बागबान का रोल। बागबान में जो रोल था छोटा था, जी, लेकिन जी। इतना बड़ा था कि टर्निंग पॉइंट था कहानी का। तो ऐसा जो रोल होता है, ऐसा जो पात्र होता है, वो कभी भुला नहीं जा सकता। तो जहाँ कहानी टर्न होगी, वो इस फैसले के बाद कहानी टर्न होती है। और 695 एक बड़ा अद्भुत सा नाम उन्होंने रखा। जब मुझे भी मालूम पड़ा तो मैंने भी उनसे इस विषय में जानकारी हासिल की कि इसका मतलब क्या जी, है 695। तो उन्होंने मुझे जब विस्तार से बताया तो समझ में आया कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरी थी, और 9 को जो है फैसला आया था 9 नवंबर को, और 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ था। तो इस सारी कहानी को लेकर उन्होंने एक कहानी पिरोई है सिनेमा के लिए, और उसको पर्दे पर दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और किरदार भी ऐसे हैं कि लगता है कि ये वास्तविक में ऐसे ही रहे होंगे। इन इन किरदारों की, इन पात्रों की वो लड़ाई है जो आज से पहले, कुछ समय पहले जीवित भी थे, इस वक्त भी जीवित हैं कुछ किरदार, और आने वाले समय में इस संघर्ष को जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जो है वो हम सब के ऊपर बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल सर और सर आपको भी अयोध्या इनवाइट किया गया है। वो मैं मोमेंट कैसा है आपके लिए? क्योंकि आप इस फ़िल्म के भी किरदार हो और आपको इनवाइट भी किया है और वो मोमेंट कैसा है आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है एक इतिहास रचा जा रहा है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए, उन यादों को अपने यादों में कैद करने के लिए, उन दृश्यों को कैद करने के लिए मैं लालायित हूँ, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं अयोध्या जाके 22 जनवरी को उस कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखूं। मुझे बड़ी खुशी है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे निमंत्रण भेज सकें। मुझे निमंत्रण मिला है और मैं अवश्य वहाँ उपस्थित रहूँगा। जी, जी। थैंक यू सो मच सर और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सर भी जुड़े हैं जो कि इस फ़िल्म का हिस्सा है।
इन्होंने भी बहुत ही अच्छा किरदार निभाया। शशि लाहोटी जी हमारे साथ जुड़ी है, सुषमा कौशिक भारद्वाज जी, नितिन साहू जी, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और सर हम आपकी जो अभिनय की यात्रा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। किस तरह से आप अभिनय क्षेत्र में आए? क्योंकि आपके जो पिताश्री थे वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बने। उसके बाद आप रोशन तनेजा जी से मिले। वो किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, ये कहानी शुरू होती है सन 1982 में। मैं एम्स में रेडियोलॉजी में काम करता था। मैंने स्टडीज़ भी वहीं से जी, की थी और मुझे करीब 1.5-2 साल हो गया था वहाँ काम करते हुए। लेकिन एक क्रिएटिव माइंड जो होता है वो चैन से नहीं बैठ सकता कभी भी। तो मुझे हमेशा लगता था कि ये मुझे और कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। तो मेरे जितने टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, मेरे साथी जो थे वहाँ जो काम करते थे, वो हमेशा कहते रहते थे, क्योंकि मैं एम्स में स्किट्स करता था, एंकरिंग करता था, तो स्टेज संभालता था, तो उनको लगता था कि ये कलाकार है और ये इसकी जगह यहाँ नहीं है, इसकी जगह कहीं और है। तो मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर आर के गुलाटिया साहब, अभी भी जीवित हैं और मैं जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ही वॉज ए बिग फोर्स टू सेंड मी टू मुंबई। वो हमेशा बोलते थे तुम जाओ, क्योंकि मुझे मुंबई का ना रास्ता पता था, ना आता पता था, ना कोई जानने वाला, ना कोई पहचानने वाला। और मुझे याद है जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा था, तो मुंबई के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों से पूछते हुए अपना, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो सिक्स सेंस होते हैं ना, वो आपको बहुत साथ देती है। अगर आपकी जी, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है तो आप समय समय पर सही फैसले ले सकते हैं। किस तरह से मैंने वहाँ रहने की जगह खोजी खोजी और फिर वहाँ अपना मुकाम बनाना शुरू किया, और किस तरह से, वो बहुत लंबी कहानी है। बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत एक ऐसा शहर मुंबई जहाँ कोई जी। किसी का नहीं है, जेब में पैसे ना हो, रहने की जगह ना हो, तो आप समझ सकती हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सारी सिचुएशंस जो है मेरे सामने आई, और बल्कि मेरा एक आर्टिकल बहुत मशहूर हुआ कि मैं 25 पैसे बचाने के लिए 8 यस, किलोमीटर, 25 पैसे। जी। और ये सच्चाई है एक्चुअली, क्योंकि उस वो समय किस्सा भी 25, हम जानना चाहेंगे सर। देखिए वो ऐसा है कि मुंबई में मैं अंधेरी में रहता था पेइंग गेस्ट, और वहाँ पे 2.5 रुपए की थाली मिलती थी। लेकिन एक दिन मैं स्ट्रगल करते करते बांद्रा के क्षेत्र में था, तो वहाँ पे मेरे को मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। मैं वहाँ खाना खाने गया, पूछा थाली कितने की है, तो उन्होंने कहा 2.25 रुपए की है। 25 पैसे कम थी अंधेरी से, और अनलिमिटेड आप खा सकते हैं। हम लोग तो स्ट्रगल कर रहे थे, तो डाइट भी ज़्यादा थी। तो मैं अंधेरी से अंधेरी से बैंड्रा तक 8 किलोमीटर का रास्ता जो है रोज़ाना तय करता था पैदल, वो भी बस के रूट से, और वहाँ जाके ओह! 2.25 रुपए की थाली खा के वापस आया करता था। तो टोटल 16 किलोमीटर पड़ता था मुझे, 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना। लेकिन हिम्मत नहीं हारी कभी भी, और कोशिश करता रहा, और फिर आपके प्रोग्राम का नाम आता है कोशिश से कामयाबी तक। तो उसी बिल्कुल सर। कामयाबी दिलाई। जी, जी। और आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो सर। क्योंकि कहीं न कहीं अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ तो हम हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, एक अलग पहचान बनाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और सर उसके बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, फ़िल्मों में भी आपने काम किया है और उसके बाद 1988 में आपको महाभारत मिला, जिसमें आपने पूरी जान डाल दी और वो जो करैक्टर है वो इतिहास में उसका उस करैक्टर का नाम लिया जाता है। जी, ऐसा है कि 83 में जब हम लोगों ने एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया, तो उसके बाद में धीरे-धीरे स्ट्रगल करके निकले। कोई कौड़ बहादुर नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, तो धीरे-धीरे स्ट्रगल करना शुरू किया। और मैं हमेशा न्यू पीढ़ी से भी यही कहता हूँ कि पैसा जितना कम खर्च करोगे स्ट्रगल टाइम में, उतना जी, तुम्हारा स्ट्रगल जल्दी खत्म होगा। तो 83 से 88 की कहानी कोई नहीं जानता है, लेकिन 88 के बाद, महाभारत मिलने के बाद कहानी सब जानते हैं। 83 और 88 के बीच सबसे डिफिकल्ट टाइम मैंने गुजारा है। और एक इम्पा टैलेंट कॉन्टेस्ट होता था, जिसको मैंने टॉप किया था उस वक्त 86 में,
और उसके बाद मैंने 27 दिन में 34 फिल्में साइन की थी, लेकिन कोई गॉडफादर ना होने की वजह से जो है मुझे वो फिल्में लॉन्च नहीं हो पाई, और उसमें से 2 फिल्में लॉन्च हुई, वो भी रिलीज़ नहीं हो पाई। जी, तो रास्ता नहीं खोज रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों जो है दूर सुरंग की गहराई में एक रोशनी की किरण दिखाई दी, और वो रोशनी की किरण थी महाभारत। 1984 में जब बी आर चोपड़ा साहब ने महाभारत लॉन्च की और कलाकारों को बुलाने की कोशिश की कि भाई आइए आप ऑडिशन दीजिए, तो हज़ारों लाखों लोगों ने अप्लाई किया था, और उसमें से शॉर्ट लिस्ट करते करते लास्ट में करीब करीब 150 लोग रह गए थे। 150 में से उनको 12 लोग लेने थे, और जब फाइनल लिस्ट आई तो पहला नाम जी, लिखा था गजेंद्र चौहान एज कृष्णा। और फिर मैंने कृष्णा के पॉइंट व्यू से कहानी समझनी शुरू की, और पूरा वो रोल उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश की। जी, लेकिन उन्हीं दिनों रामायण जो है वो महाभारत के बाद आने वाली थी, तो महाभारत डिले होने की वजह से रामायण पहले आ गई, और 87 में रामायण आई, और रामायण के ख़त्म होते होते महाभारत लॉन्च हुई। तो हम सबको ये डर था कि रामायण ने जो पॉपुलरिटी ली है, उसका जो जी, पॉपुलरिटी चार्ट वो शायद हम छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि जहाँ से रामायण ने छोड़ा था, हमने वहाँ से शुरू किया पहला एपिसोड, और 99.6% कई एपिसोड की टीआरपी आई, और 96% तो ओवरऑल टीआरपी थी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी महाभारत का नाम है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की सक्सेस का श्रेय तो किसी को नहीं जाता सिवाय डायरेक्टर के, लेकिन कलाकारों ने भी अपनी पूरी मेहनत से, लगन से जो है एक परिवार की तरह, मैं तो कहूँगा एक परिवार की तरह उन्होंने महाभारत में काम किया, और महाभारत को सफल बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। पंडित नरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर आई मासूम रजा साहब, बी आर चोपड़ा साहब से हम। और आपको एक बात बताऊं, बी आर चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाई और रामायण जी, बनाई सागर साहब ने, लेकिन दोनों ही चोपड़ा थे। बिल्कुल। सागर साहब भी चोपड़ा थे, रामानंद चोपड़ा, लेकिन वो अपना जी, तखल्लुस थे। तो इस तरह से जब ये 2 धारावाहिक आए, तो इससे पहले जो सनातन धर्म की जिम्मेदारी थी वो देश के साधु संतों के ऊपर थी, लेकिन इन 2 धारावाहिकों ने देश की दशा और दिशा बदल दी, और बिल्कुल सर। जो आगे चल के जो है राजनीति में इसका खूब फायदा हुआ, और लोगों के दिलों तक पहुंचने का काम किया। उन मर्यादाओं ने, उन परंपराओं ने, उन जीवन मूल्यों ने लोगों जी, के दिलों को छुआ, और ये किरदार इतने पॉपुलर हो गए कि आज करीब करीब 35 साल हो गए हैं, आज भी वैसी की वैसी ही पॉपुलरिटी खड़ी है, क्योंकि जी, हमारे अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं जो रामायण और महाभारत में है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब से राम जन्मभूमि का ये मंदिर बनना शुरू हुआ है, लोगों की जिज्ञासाएं कितनी बढ़ गई हैं, लोगों ने खुलकर दान दिया, और जिसकी वजह से आज मंदिर बना, और 22 जनवरी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल जो है हम सबको देखने को मिलेगा। प्रभु श्री राम राइट सर। लौट। जी। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर महाभारत की बात करूँ तो आई थिंक आपको श्री कृष्ण का रोल ऑफ़र किया गया था पहले, उसके जी। बाद आप जी, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे जब कृष्ण का रोल ऑफर किया तो मैं बहुत दुबला पतला था, और वो रोल मुझे सूट करता था, लेकिन एक ऐसा हो गया कि महाभारत कब बनेगी मालूम नहीं, रामायण शुरू हो गई, तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए मैंने कुछ साउथ इंडिया की फिल्में करनी शुरू कर दी। वहाँ का खाना मुझे सूट नहीं किया, और मेरा वेट बढ़ गया। तो जब मैं वापस लौटा तो रवि चोपड़ा साहब ने मुझे कहा कि आपका वेट बढ़ गया, वेट कम करना पड़ेगा। तो वेट कम नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे बलराम का रोल ऑफर किया। मैंने बलराम का रोल करने से मना कर दिया, और एक दिन रवि चोपड़ा साहब से मुलाकात हुई फिल्म सिटी में, और उन्होंने कहा कि तुम आके मुझे मिलना, मैं एक रोल के लिए और ट्राई कर रहा हूँ। और क्योंकि जो ये रोल कर रहे थे वो उनको शायद उनकी नज़रों में वो सूट नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे युधिष्ठिर का रोल का ऑडिशन लिया, और जितने भी वहाँ बोर्ड ऑफ सिलेक्शन था, पंडित नरेंद्र शर्मा जी थे, राय साहब थे, भटनागर साहब थे, चोपड़ा साहब थे, राजकमल जी थे, रवि चोपड़ा साहब थे, तो उन्होंने एक सेकंड में पहले लुक में कहा कि बिल्कुल सही कैंडिडेट है युधिष्ठिर के रोल के लिए। और 17 अगस्त 1988 को मेरा ये रोल फाइनल हुआ था, और 28 अक्टूबर 1988 को मैंने पहला दिन था मेरा शूटिंग का, जहाँ रंगभूमि में जो है वो अपने सारे जी, शस्त्र
प्रदर्शन करता है, अपने टैलेंट का प्रदर्शन करता है। तो ऐसे जर्नी मेरी शुरू हुई और कुछ महीनों तक ये पता नहीं चला कि महाभारत की सक्सेस इतनी बड़ी हो चुकी है। वो तो जब हम बाहर पब्लिक, जी क्योंकि रोजाना स्टूडियो में के अंदर होते थे, सुबह जल्दी जाते थे और रात को लेट निकलते थे, तो उसका जो असर हो रहा था समाज पे, पब्लिक में, लोगों के ऊपर, तो वो उसका एहसास हमें करीब करीब 6 महीने बाद हुआ। और 6 महीने के बाद जो पॉपुलैरिटी चार्ट बना वो आज भी, और कोविड ने तो जी और कमाल, दोबारा रामायण और बिल्कुल महाभारत। सर। जी जी, जी, बिल्कुल सही कहा है। और सर जो आपने युधिष्ठिर का रोल किया था, उसमें आप मतलब ऐज में सबसे छोटे थे लेकिन आपने सबसे बड़े भाई का जो किरदार निभाया है। तो कुछ एज मोमेंट में, हम जानना चाहेंगे सर, नहीं, एज में महाभारत मैं से जुड़े? जो किरदार थे पांचों के पांचों, उनसे भी छोटा था और अपने घर में भी मैं सबसे छोटा हूँ। ओह! और मजे की बात है कि वो रोल करने का अवसर मिला, जो बड़ा भाई है, जो संयम रखता है, सहनशीलता रखता है। तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार से भी कुछ गुण जो है मुझे इसमें पिरोने का अवसर मिला। और वैसे सिनेमा अगर मैं बताऊं तो ये डायरेक्टर्स मीडिया है। एक्टर सिर्फ अपना उसमें एडिशन कुछ करता है, लेकिन डायरेक्टर्स मीडिया, डायरेक्टर जैसा चाहता है आपको वैसा मोल्ड कर देता है। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो डायरेक्टर आपको मोल्ड कर देता है और आपसे वो रोल करवाता है। तो जब झलक आती है स्क्रीन के ऊपर तो लगता है कि ये वो रोल हो, ये वही पात्र हो सकता है। तो ये डायरेक्टर्स मीडिया है और हम लोगों ने जो कोशिश की उसका परिणाम सबके सामने है, और उसकी सफलता का जो फल चखा हम लोगों ने, वो आज दुनिया देख रही है। बिल्कुल सर। और सर उसके बाद जो आपको पॉपुलैरिटी मिली है युधिष्ठिर जी का रोल करके, तो वो मोमेंट कैसा था सर? क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया था, जी, कि आज भी लोग आपको युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। ऐसा है कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये जो किरदार है, जो पात्र है, इसका नाम मेरे साथ जुड़ चुका है। मैं मेरा बेटा जो है, एक ही बेटा है, वो बहुत छोटा था और वो ट्यूशन लेने जाता था। तो जी, मैं वो जू में ट्यूशन पे भेजता था और वो लेने वापस जाता था। तो मेरे पास उन दिनों फिएट हुआ करती थी, फिएट कार। तो उसको लेके मैं वापस लौट रहा था, एक सिग्नल पे खड़ा था तो एक गाड़ी आई जिसमें मुझे लगता है कुछ लोग थे जो गुजरात से थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो बोले, अरे युधिष्ठिर, क्या सब कुछ जुए में हार गया, गाड़ी क्या द्रौपदी की लेके घूम रहा है? तब मुझे ओह! पहली तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये नाम जो है, ये किरदार जो है मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। और आज तो ऐसा है कि 90% लोग जो है युधिष्ठिर के नाम से ही जानते हैं और बिल्कुल गजनी सर। पीछे हो गया। लेकिन मैं इसे एक अच्छी बात भी मानता हूँ। कोई भी जी, पात्र इतनी खूबी से करो कि वो असर जिंदगी भर के लिए छोड़ जाए। तो शायद वो रोल बखूबी निभाया गया, इसीलिए वो मेरे जीवन के साथ जुड़ गया। जी। राइट सर। और अगर हम युधिष्ठिर जी की कल्पना करते हैं तो आपका चेहरा नज़र आता है कि वो किस तरह से होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो आपने रामायण और महाभारत की बात की है, इन्होंने सनातन धर्म की नींव को खड़ा किया है। जी, ऐसा है कि मुझे बी आर चोपड़ा साहब ने जब रामायण बनाई थी जी टीवी के लिए 1995 में, महाभारत के बाद, जी। तो उसमें दशरथ का रोल करने का अवसर मिला था। यस। जी, जी। उसमें भी आप। जी, तो शायद मैं विरला ऐसा कलाकार होऊंगा कि जो उन दिनों रामायण और महाभारत दोनों में काम किया। और इन किरदारों को जब आप निभाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हमारे कंधों पे रहता है, क्योंकि इनकी जो मर्यादाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो इनके पैरामीटर्स हैं, इंसान को उनके अंदर ही जीना होता है उसके बाद। क्योंकि आप एक आइकॉनिक इमेज ले चुके होते हैं, उस जी, आइकॉनिक इमेज को पब्लिक के ऊपर बहुत असर होता है। अगर हम बुराइयां लेके समाज में जाएंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना तो उस किरदार को एक्सेप्ट करेंगे, ना हमें करेंगे। लेकिन उन बुराइयों को हमें अपने से हमेशा हमेशा के लिए समाज के तौर पे अलग रखना पड़ता है। आप जिस तरह से हर कोई फ्रीडम ले जाता है, हम लोग वो फ्रीडम नहीं ले सकते।
तो मुझे लगता है कलाकार की जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति कि जो रोल से लोग उसे पहचानते हैं तो उसकी मर्यादाओं में रह के वो समाज में अपना जीवन चलाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि जी, लोगों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं। युधिष्ठिर मैं नहीं हो सकता, ना कोई हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन क्या हो गया, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एक आइडेंटिफिकेशन बन गई, उस रोल के साथ जुड़ गई। और मजे की बात है, महाभारत 4-5 बार बन चुकी है, अलग अलग किरदारों को अलग अलग लोगों ने निभाया, लेकिन ये रोल पे अभी तक कोई सेकंड ग्रेड ऐसा नहीं आया कि जिससे लगे कि राइट शायद सर। ये भी हो सकता है। तो जी, जी। मेरे लिए एक सफलता की कुंजी है ये कि मैंने इस रोल को बखूबी निभाने की कोशिश की और लोगों का बहुत प्यार मिला। बिल्कुल सर। और सर दूरदर्शन की बात करूँ तो दर्शन ने भी आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी दी है क्योंकि आपने दुश्मन, अजनबी जैसे सीरियल किए हैं। देखिए ऐसा विराट है सर। कि जी, दूरदर्शन अकेला ऐसा चैनल था 92 के पहले जहाँ कलाकारों के लिए काम होता था। और दूरदर्शन मैं हमेशा कहता हूँ दूरदर्शन तो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, और जहाँ दूरदर्शन जाता है वो कोई नहीं जा सकता। तो दूरदर्शन की जो रेंज है आज भी सब चैनल से अधिक है, और उस चैनल पे काम करने का अवसर मिला। और उस मेरे 95% सीरियल जो मैंने लाइफ में किए हैं वो सब के सब दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए हैं। और जी, दूरदर्शन गाँव हिंदुस्तान के भारत के एक एक कोने तक जाता है, एक एक गाँव तक जाता है, एक एक घर तक जाता है। तो वो पॉपुलैरिटी जो है महाभारत से तो मिली मिली, लेकिन बाकी जितने भी मैंने ये धारावाहिक किए हैं उनके माध्यम से मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। राइट सर। बहुत सारे ऐसे सीरियल है जो मैंने भी देखे हैं सर। लेकिन हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं सर, आपके लिए भी मैसेज है। धीरज कांत जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जाने माने सिंगर है, और इनका जो एक भजन अभी वायरल हुआ है, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, बहुत ही वायरल हुआ है सर, वो आपको प्रणाम कहते हैं। और गिरजा शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पेंटिंग आर्टिस्ट है। लक्ष्मी चंदवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और योगेश भारद्वाज सर जुड़े हैं। नमस्कार लिखते हैं आपको, जय श्री राम। और इनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, इन्होंने आपसे मिलवाया, और सच में मेरा सौभाग्य है सर आपसे मिलना, क्योंकि मैंने जो महाभारत और काफी सारे आपके सीरियल देखे हैं, तो मुझे मेरा एक ड्रीम था, बट आज मेरा ये ड्रीम योगेश सर ने फुलफिल किया है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक थैंक यू वर्ड भी इनके लिए बहुत छोटा है। और गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिनके मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर इसके अलावा आपने फिल्में भी, बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है, और हर लैंग्वेज में आपने काम किया है, साउथ में भी किया है, भोजपुरी में, हर रीजनल लैंग्वेज में काम किया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर, क्योंकि आप दिल्ली से और साउथ में भी आपको काम करना, भोजपुरी, तो ये इस एक्सपीरियंस के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से हिंदुस्तान जी, की कोई भाषा नहीं बची जिसमें मैंने काम ना किया हो। बिल्कुल सर। मिस आउट हुई है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जब ये सारा रिकॉर्ड देखा तो हर भाषा में मैंने काम किया है, पंजाबी में, हरियाणवी में, कश्मीरी में, बंगाली में, असमीज में, गढ़वाली में, भोजपुरी में, और नीचे चारों प्रदेशों की भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, इन चारों जी, भाषाओं में मुझे करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक कलाकार को इतना काम जो है लोगों ने दिया है। इसका पीछे एक कारण है, मैं आपसे शेयर करूंगा। जी, टैलेंट अकेला कभी काम नहीं आता जिंदगी में। टैलेंट के साथ आपका बिहेवियर बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर। टैलेंट और बिहेवियर का सही मिश्रण हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको काम नहीं मिलेगा, काम 100% मिलेगा। क्योंकि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके पास करोड़ों लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं वो एक अच्छा बिहेवियर का इंसान भी चाहते हैं। मैंने आज तक कभी किसी प्रोड्यूसर के ऊपर कोई केस नहीं किया, अगर पैसे रह गए तो रह गए, कोई बात नहीं, शायद उसकी जी, मजबूरी रही। तो मुझे लगता है कि बिहेवियर जो है कलाकार को बहुत ही अपने आप में अपने सीमित रखना चाहिए, उसको उसके दायरे के बाहर ना जाए, तो वही प्रोड्यूसर आपको रिपीट करते हैं। और अगर फिल्म इंडस्ट्री में रिपीट वैल्यू नहीं है तो आपको आपका काम कम होता जाएगा, अगर रिपीट वैल्यू है तो आपका काम बढ़ता जाएगा। तो ये सब चीज़ों को मैंने ध्यान रखते हुए क्योंकि मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं
एक मैच्योर्ड आर्टिस्ट की तरह फिल्म इंडस्ट्री में गया था। मैं कोई 15-16 साल का नहीं था, 23.5 साल का था जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी। तो एक मैच्योरिटी थी कैरेक्टर में, और ये सोच समझ के बात करने का तरीका था कि भाई किसी को मेरी बात का कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। तो बिहेवियर जो है टैलेंट के साथ 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 इक्वली शेयर होता है, और मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि अपने बिहेवियर को ज़रूर अच्छा बना के रखिए, ताकि आपको रिपीट वैल्यू होते रहे, आपको लगातार काम मिलता रहे। और मुझे जी काम मिलने का यही कारण है कि टैलेंट तो जो परमात्मा ने दिया वो ठीक है, लेकिन उसके साथ बिल्कुल बिहेवियर आपके कंट्रोल में होता है उसको ठीक रखना। जी 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 राइट सर, बिल्कुल आपने सही कहा है। और सर, आपकी एक फ़िल्म आई थी साथ जिएँगे साथ मरेंगे, जो कि कहीं न कहीं आपके दिल के करीब भी है। आपने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके पास मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे मेरी 84-85 की फिल्म है। जब मैं करियर शुरू कर रहा था तो उसमें 2 हीरो थे, 2 हीरोइन थी। और मज़े की बात है कि नदीम श्रवण जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनकी पहली हिंदी जी, फिल्म थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म में उन्होंने म्यूज़िक दिया था। म्यूज़िक बहुत शानदार था, और फिल्म चली भी, और काफ़ी लोगों ने पसंद भी की उस वक्त। और शायद वहीं से कैरियर शुरू हुआ है, धीरे 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 राइज करता चला गया। और जी, मज़े की बात यह है कि फिल्मों में हमारा कोई गॉडफादर ना होने की वजह से हमें जो है उतना सहारा नहीं मिला। तो उन दिनों दूरदर्शन पे धारावाहिकों का समय शुरू हो रहा था, तो हमने जो है जी, जी, धारावाहिकों को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके जी, कारण जो है सैकड़ों सैकड़ों धारावाहिकों में मुझे काम मिला और मैंने जी, किए। जी, बिल्कुल और सर। पहली बात है, मैं कोशिश हमेशा ये करता था कि पात्र अलग होना चाहिए। जी, जी। माइथोलॉजिकल तो ऐसा है कि शायद ही कोई किरदार बचा हो जो मुझे करने का अवसर ना मिला हो। लेकिन यस, आई थिंक आपने ओम नमः शिवाय भी किया था, जिसमें दक्ष का रोल किया था। मैंने दक्ष किया था। जी, जी। और अभी श्री गणेश में भी जी, धम्बासुर जी, करके जी। मैंने राक्षस का रोल किया था। जी, और जी। मैंने रामलीलाओं में करीब करीब 25 साल दिल्ली की रामलीला में काम किया है। जी। और हमेशा अलग अलग तरह के रोल किए हैं उसमें। कभी भगवान शिव का रोल किया है, बल्कि रावण का रोल भी मैंने किया वहाँ पे, जी, जी। और बेस्ट एक्टर लेके आया। तो मुझे लगता है एक कलाकार के लिए कोई भी रोल मुश्किल नहीं होता है, बशर्त वो बिल्कुल उस सर। रोल के प्रति जो है ईमानदारी से काम करे। जी, जी। राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर, आजकल जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रचलन चला है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। ओटीटी के बारे में आपकी क्या राय है? प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जी, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली डेवलपमेंट होगी, तो इस जी, तरह के प्लेटफॉर्म आते रहेंगे। और ये मुझे जी, लगता है कि उन नए कलाकारों के लिए तो वरदान है। उन लोगों को जिनको काम फिल्मों में और सीरियल में नहीं मिल पाता था, वो आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जी, और एक एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है। ये एक एक्सटेंशन है सिनेमा का। जी, अ, सिनेमा हुए, हर आदमी चाहता है कि वो जी, कितने लोगों को काम मिल सकता है, इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसका एक ऑल्टरनेटिव है। और आपका काम जो है पब्लिक तक एक्सपोज होता है। वही जी, प्रोड्यूसर जी, डायरेक्टर वहां से आपको देख के दूसरे रोल्स के लिए चुन सकते हैं। तो ये भी जी, एक जी, एक्सपोजर है, और मुझे लगता है कि ये अच्छी डेवलपमेंट है। जी, जी। और सर, इसके अलावा आप 2004 में बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हैं। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। आई थिंक 17 फेब। ऐसा है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे जी, अभूतपूर्व हाँ, प्रधानमंत्री, जी, उनके आदेश पे उन्होंने प्रमोद महाजन जी को कहा था कि मुझे गजेंद्र चौहान चाहिए, और वो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। और मुझे जी, पीएमओ में बुलाया गया। और मुझे अभी तक याद है, मेरे दोनों कंधों पे अटल जी ने अपने हाथ रखे थे और कहा था, ये कंधे मजबूत रखना, इस पे बहुत वजन आएगा। और फिर उनसे एक ऐसी रिलेशनशिप हुई मेरी पुत्र और पिता की, कि अक्सर मिलना होता था, और मैं उनसे मिलता रहता था। और जी, ज्ञानी थे, विद्वान थे, और बहुत ही दूर की सोच के व्यक्ति थे। तो
मुझे लगता है उनके आदेश को मैं मना नहीं कर पाया और मैंने फिर बीजेपी ज्वाइन किया 2004 में, जी 17 फरवरी। और उसके बाद जर्नी शुरू हुई, मुझे कल्चरल का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का हेड बनाया गया और जी धीरे धीरे फिर जो हमारी जनरल काउंसिल है उसमें जी लिया गया, उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव में लिया गया और जब जी 2014 में अपनी सरकार आई तो मुझे एफटीआई का चेयरमैन बनाया गया। जी जी और उसके बाद एफटीआई के बाद में मैं डीडी अरुण प्रभा पेरास जो सीरियल सिलेक्शन कमेटी होती है उसका चेयरमैन रहा। उसके बाद जी जी डीडी किसान पे जो सीरियल सिलेक्शन कमेटी होती है उसका चेयरमैन रहा। और जी जी पिछले 2 साल से अभी मैं वाइस चांसलर हूँ दादा जी जी दादा लक्ष्मीचंद लक्ष्मीचंद। यस। जी, जो रोहतक हरियाणा में है। जी जी तो मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिक्स की तरफ मेरा कैरियर मुड़ गया है और ये अच्छी बात है क्योंकि जी देश का भविष्य जो है वो हमारे छात्रों में है। उनको हम जी किस तरह जी से मोटिवेट करें, किस तरह से आगे ले जाने की कोशिश करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जी, बिल्कुल सही कहा है। और सर कुछ हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हैं जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं और हम कुछ टिप्स भी लेना चाहेंगे सर। देखिए, एक एक्टर बनने के लिए क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्टार बने और सोशल मीडिया आपको पता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स वगैरह तो हम आपसे टिप्स लेना चाहेंगे सर। देखिए एक्टिंग में जाना सबके लिए ओपन फील्ड है ये, कोई भी जा जी, सकता है। मैं आज तक किसी बच्चे को ये मना नहीं करता एक्टिंग में मत जाओ, जाइए आप, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हैं ना वो उनको ज़रूर ध्यान रखिए। जैसा मैंने पहले कहा कि आप पहले तो अपना टैलेंट देख लें कि अ, आपका मापदंड क्या है, आप किस लेवल पे खड़े हैं और किस तरह के रोल आपको पसंद है। फिर आप ये चूज़ करें कि आपको फ़िल्मों में जाना है, सीरियल में जाना है या दूसरे जो मीडिया हैं सिनेमा के उसमें जाना है। और तीसरा जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका बिहेवियर। कितना भी कठिन समय हो, आप अपने बिहेवियर को माइल्ड रखिए। आप अपने बिहेवियर को उत्तेजित होके ना उसका प्रयोग करें। इसलिए बिहेवियर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और सभी बच्चों से आने वाली पीढ़ी को मैं कहूँगा कि जब तक आप अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे, आपको काम मिलता रहेगा। और इसके अलावा तो आप टैलेंट सब में होता है, एक्टर बनने का टैलेंट सब में होता है। सिर्फ़ जी, उसको पॉलिश करना होता है, जैसे-जैसे आप प्रोजेक्ट आगे करते जाएँगे, आपको खुद ब खुद अपने आप में चेंज नज़र आएगा कि मेरी परफ़ॉर्मेंस में इतना फ़र्क आ गया। तो अ, मुंबई तो समुंदर है, उसके अलावा जो सरकार हमारी मौजूदा सरकार जो कोशिश कर रही है कि फ़िल्म सिटी जो है नॉर्थ में भी बन रही है, दूसरे प्रदेशों में जी, भी बन रही है, ताकि वहाँ के टैलेंट को वहीं काम मिले, वहीं रहें वो, ताकि मुंबई इंडस्ट्री पे लोड ना पड़े और उनको ऐसा ना हो कि काम ना मिले। काम ही करना है, सिनेमा को लेके काम करना है, आप अपने प्रदेश की फ़िल्म सिटी में कीजिए। और अगर जी, जी, आपके प्रदेश में नहीं है तो आसपास के प्रदेशों में जो है, अभी नोएडा में बहुत बड़ी फिल्म सिटी बन रही है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को वहाँ काम मिलेगा। तो यूपी गवर्नमेंट का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। जी, जी। और सर इंडस्ट्री में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं क्योंकि आप 1983 से इंडस्ट्री से जुड़े हो और मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस आए हैं और सर एक वर्ड भी चला था नेपोटिज़्म उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं, नेपोटिज़्म तो मुझे लगता है सिनेमा के लिए गलत ही यूज़ किया जाता है। कि हो सकता है 2% हो, 3% हो, लेकिन 98% जो है बहुत मेहनत करके लोग ऊपर आते हैं। और अगर आप मेरा एग्ज़ाम्पल लेंगे तो मेरा तो कोई नेपोटिज़्म है ही नहीं, ना आगे ना पीछे कोई। जी, जी। तो आपको काम मिलेगा, आप कोशिश करते रहिए, लेकिन नेपोटिज़्म 2-3% के अलावा बाकी जो 97-98% है वो तो अपनी मेहनत से ऊपर आते हैं। और नेपोटिज़्म काम नहीं करता है क्योंकि यहाँ जो जज जो है वो जनता है एक्चुअली। जनता आपके काम को सराहती है, चाहे आप कितने भी बड़े फ़िल्म स्टार के बेटे हों। अगर जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतरे तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा या आपकी फ़िल्म नहीं चलेगी, आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। इसलिए आप नए हों, स्टार के बेटे हों, किसी फ़िल्म वाले की फ़ैमिली से हों, ये मायने नहीं रखता, सब के सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हैं। उनको ये है कि उनको काम मिल जाता है, लेकिन काम करना तो उनको कैमरे के सामने खुद ही करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कैमरे के सामने आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा कंपटीशन है, चाहे वो कोई भी खड़ा हो, उसको उसके वन अप जाने की कोशिश कीजिए। आप अपने काम से वन अप जाने की कोशिश कीजिए।
लोग देखेंगे, आपके काम को सराहेंगे और आपको रिपीट वैल्यू होगी और आपको काम ज़रूर मिलेगा। राइट सर। और सर आपकी मेन इंस्पिरेशन कौन रही है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ। एक्टिंग की बात करें, मुझे जी, लगता है दिलीप कुमार साहब से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन हो नहीं सकता। तो मुझे तो हमेशा उन्होंने प्रेरित किया, उनके किरदारों ने प्रेरित किया है। वो जब किरदार करते थे ना, तो लगता था कि ये किरदार ही है, ये दिलीप कुमार साहब नहीं है। ये 2 पर्सनैलिटीज़ नहीं है, एक ही पर्सनैलिटी है। और हमारा एक सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है मुंबई में, जिसमें मैं भी सदस्य था और दिलीप साहब भी सदस्य थे। तो मुझे उनके साथ ओह! काम करने का अवसर मिला। जी, तो मैंने उनको करीब से देखा है, बहुत ही संयम, सहनशीलता और सोच समझ जी, के जवाब रखते थे। तो ऐसा किरदार मैंने हमेशा ऐसे नहीं देखा, उसको लार्जर देन लाइफ देखा है। दिलीप साहब को अगर आप एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सामने नहीं जी, देखेंगे, आप लार्जर देन लाइफ देखेंगे। उनके किरदारों को कोई भी फिल्म उठा के दे, लीडर उठा के दे लीजिए, राम और श्याम उठा के देख लीजिए, लगेगा जी, कि ये किरदार और दिलीप कुमार साहब के बीच में जरा भी गैप नहीं है। जी, जी, दोनों एक, तब जाके उस किरदार को निभाने का मजा आता है। जैसे आपने मुझे कहा कि आपको लोग युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं कि शायद जी, युधिष्ठिर की क्वालिटीज और मेरे काम में कहीं ना कहीं कोई समानता लोगों को दिखाई दी। बिल्कुल सर। जी, जी। हेलो? हेलो? यस। मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आप लोगों को? हेलो? हेलो? जी। जी, जी। जी। जी, जी। एक्चुअल में आपकी आवाज़ नहीं सुन पाई मैं सर। आखिर में, जी, जी। यस, यस। नहीं, हम दिलीप साहब की बात कर रहे थे। जी, तो जी। दिलीप साहब जब कोई पात्र निभाते थे तो दिलीप कुमार और उस पात्र के बीच जगह नहीं होती थी। वो लगता था जी, यही जी। किरदार हो सकता है। जैसे आपने मुझे कहा कि बहुत लोग आपको युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, शायद उसका कारण यही है कि मेरे और युधिष्ठिर की जो एक लोगों की सोच थी, शायद वो दोनों मैच कर गई, वो ओवरलैप कर जी, गई। इसलिए उनको लगा कि अगर युधिष्ठिर होगा तो ऐसा ही होगा। तो ये जो बिल्कुल। किरदार में जाने की बात होती है ना, ये इसके जी, पैरामीटर्स ढूंढने पड़ते हैं। उन पैरामीटर के बाउंड्री के बीच में जाके आपको अपना काम करना पड़ता है, ताकि लोग जो है दोनों में ढूंढे कि कौन एक्टर है और कौन कैरेक्टर है। जी, जी। राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर आपकी बात करूँ तो कहीं न कहीं आपकी जो मैंने सुना है सर, आपकी वाइफ़ आपके लिए लकी चार्म रही है। मुझे लगता है लक्ष्मी जब घर में आती है ना, तो वो जी, हमेशा लकी होती है। और मेरी शादी जब हुई उसके 17 दिन के बाद मुझे महाभारत कंफर्म हुआ। ओह और वाह! तब से मुझे लगता है कि लकी चार्म है मेरे लिए मेरी वाइफ, और मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा उसके बाद। और जी, दिन ब दिन आगे बढ़ते गए, और जब से मेरा बेटा हुआ है तब से तो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हुई है। और परमात्मा ने जी, भी साथ दिया, और घर वालों ने भी साथ दिया। घर वाल देखिए, किसी की भी सक्सेस के पीछे उसके घर वालों का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल सर। जैसे हम कोई वॉर पे जाते हैं तो फ्रंट लाइन के पीछे जो है बाकी जी, सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जी, जी। राइट सर। जी। जी, बिल्कुल सही कहा है। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि कल आपकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, 695। तो हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, डायरेक्टर भी जुड़े हैं और कुछ एक्टर भी जुड़े हैं, जो कि जी। इस फ़िल्म में हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर फिल्म सक्सेस हो। 695 जो हमारी फिल्म कल रिलीज हो रही है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और योगेश जी जी, को भी विशेष तौर पे, जिनकी मेहनत ये रंग लाई है कि ये फिल्म आज रिलीज हो रही है और टाइमली रिलीज हो रही है। क्योंकि जब योगेश जी हम लोगों को ये किरदार समझाते थे, हम पूछे थे कब तक रिलीज होगी, तो वो ये कहते थे 22 जनवरी से पहले पहले रिलीज हो जाएगी।
तो कभी कभी विश्वास होता था, कभी कभी नहीं होता था। लेकिन आज ये सच्चाई है कि 19 जनवरी 2024 को 695 जो राम मंदिर के संघर्ष की कहानी है वो रिलीज हो रही है। मैंने इसमें न्यायाधीश का रोल किया है। आप जाइएगा, जरूर देखिएगा इसको। जी, जी, बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं